तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वान अपनी नई सिटी नेमलेस की ओर रवाना हो चुका था, पर वहां पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि सिटी गेट पर हमला हो चुका है, जिसकी वजह से वान और उनकी टीम उससे निपटने का फैसला करती है। साथ ही साथ स्पार्टा की प्लानिंग के मुताबिक उन सबने मिलकर उन डाकुओं को करारा जवाब दिया। उन सबको पकड़ने के बाद वो लोग अपने विलेज में एंटर करते हैं, जहाँ पर उन्हें देखने को मिलता है कि यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब है। इसलिए वान फैसला करता है कि वो यहाँ की हालात को सुधारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। बात अलग है कि उसको बच्चा समझकर कोई भी उसे सीरियसली से नहीं लेता, लेकिन वहाँ पर स्पार्टा और डी के होने की वजह से उन गांव वालों को एक उम्मीद मिल चुकी थी। दूसरी तरफ वान अपने प्रोडक्शन मैजिक में महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही साथ उसने कई सारे वेपन भी क्रिएट कर लिए थे, जिसमें से वो कुछ को अपने दोस्तों को दे देता है, पर टिल को इससे खुशी नहीं मिली। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में यह भी देखा था कि वान ने वहाँ पर काफी बड़ा कैसल क्रिएट कर लिया है, जो देखकर वहाँ के विलेजर्स दंग रह जाते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर वान ने काफी बड़ा कैसल क्रिएट कर लिया था। और ये सब देखने के बाद वहाँ के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जबकि टिल हैरान होते हुए कह रही थी, ये इनक्रेडिबल है, तुमने कुछ ही समय में एक घर बना लिया। जो सुनकर केम्सन कहता है, आपका प्रोडक्शन मैजिक एक लोड के लिए एलिमेंटल मैजिक से कहीं ज्यादा बेहतर है। उसकी इस बात पर वान बताता है कि यह एक इंटरेस्टिंग मैजिक है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक करने वाले मैजिक सबसे अच्छा है। इस तरह लोग ज्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। लेकिन टिल को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि केम्सन सामने की तरफ आते हुए कहता है, मैं लॉर्ड जलपा के टाउन में रहने की बजाय आपके टाउन में रहना पसंद करूंगा। तभी वान अपने मन में कहने लगा, वह सिर्फ ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि हम करीब हैं। दूसरी तरफ एस्पार्टा उसकी इस बात पर एग्री करते हुए कह रहा था, हो सकता है कि बैटल के समय लॉर्ड वान सही हो, लेकिन लोग ऐसा लॉर्ड चाहते हैं जो उनकी जिंदगी की हालत सुधार सके। इस मामले में तुम्हारी तुलना में उनकी मदद करने के लिए कोई भी बेहतर नहीं है। ये बात सुनकर डी कहता है कि एस्पार्टा सही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने घर भी बना लिया। तभी ओर्थो कहने लगा, लॉर्ड वान का प्रोडक्शन मैजिक बाकियों से कहीं बढ़कर है। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा खुश होने के साथ बताता है कि अगर आप मुझे और लकड़ी लाकर देंगे तो मैं आप लोगों के लिए भी घर बना सकता हूँ। जो सुनने के बाद डी और ओर्थो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि डी चिल्लाते हुए कह रहा था, जा रे चलो हम अभी लकड़ी ला रहे हैं। यहाँ तक कि उनका कंपटीशन करने के लिए ओर्थो भी तैयार हो चुका था, और जो भी लकड़ी सबसे ज्यादा लाएगा वो जीत जाएगा। पर बीच में खड़ा वान काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। जिस पर एस्पार्टा का कहना है, अगर हम तुमको इनफ मटेरियल ला कर दे तो क्या तुम हमारे लिए भी घर बना सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वान इससे काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि डींगे हाँकने से मैं ही फंस जाऊंगा। जबकि विलेजर्स उम्मीद भरी निगाहों से वान की तरफ देखते हुए कह रहे थे, हवा और बारिश अंदर आती है, साथ ही साथ मेरे फर्श में छेद है और मेरा मेन दरवाजा सड़ गया है। अब ये सुनकर वान और भी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहा, मुझे लगता है कि मैं इससे काफी ज्यादा थक जाऊंगा, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा उनके घर काफी बुरी हालत में है। ठीक है, चलो उनकी जिंदगी को एक शानदार मेकओवर देते हैं। तो सब सोचने के बाद वो उनसे कहा, बहुत बढ़िया, जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं सबके लिए घर भी बना दूंगा। वान की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि डी कहता है, हम तुमको तुम्हारी जरूरत की सारी लकड़ी प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ के खुश भरे माहौल को देखकर वान अपने मन में बोला कि अगर मेरा प्रोडक्शन मैजिक सबको खुश कर सकता है तो मुझे यह करना ही होगा। इसके कुछ देर बाद वान ने वहाँ पर सबके लिए घर तैयार कर दिए थे, जो दिखने में पहले से काफी ज्यादा बेटर लग रहे होते हैं। तभी टिल हमें कुछ बताती है, अरे इसे देखो, वह डिलैपिडेटेड पुराने घर जिनमें रहना एक बुरे सपने जैसा था। साथ ही केम्सन सामने की तरफ आते हुए कहने लगा, बिल्कुल यह पुराने घरों की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बन चुके हैं। अपने नए घरों को देखकर वहाँ के विलेजर्स बातें करने लगे थे, शानदार लॉर्ड वान, और आपके पास न सिर्फ बहुत सारा मैजिक है, बल्कि इन सभी घरों को बनाने के लिए आपके पास आर्किटेक्चर नॉलेज भी है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर वान कहने लगा था, इसे ग्रिड प्लान कहा जाता है। अगर चार चार के ग्रुप में रखे गए हैं और बड़ी सड़कें ग्रिड पैटर्न बनाती हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें एक जैसा बनाया है ताकि सबको बराबरी का एहसास हो। अभी के लिए यह ठीक है, लेकिन जब हमारे पास काफी ज्यादा पत्थर जमा हो जाएंगे तो मैं उन्हें सबकी पसंद और जरूरत के हिसाब से दोबारा बना सकता हूँ। साथ ही साथ वो लोग उसका शुक्रिया अदा करने के लिए काफी ज्यादा सब्जियां और फल लेके आ चुके थे। इसके बाद वहाँ पर शाम हो चुकी थी, जबकि वान बता रहा था, इतना ही नहीं, मैंने अपने कैसल के बगल में एक छोटा सा बाथरूम भी बनाया है। साथ ही वो लोग वहाँ पर फिर से टपकते हुए कहने लगे, अरे वाह, इतनी दूर भी नहाने की जगह है। वहीं पर साइड में खड़ा वान अपने मन में कहता है, मैंने सिर्फ ये इसलिए बनाया है क्योंकि मैं नहाना चाहता था, लेकिन मुझे खुशी है कि यह उन्हें पसंद आया और ये एक आसान काम था। मैंने पूरी एल से अपने वाटर मैजिक से टब भरवाया और मैंने केम्सन से आग से पानी गर्म करवाया। दूसरे शब्दों में यह एक ट्रेडिशनल गोएमोन बात है। जबकि टिल कह रही थी, चलो लॉर्ड वान, चलिए साथ में बात लेते हैं। साथ ही साथ प्लूडियल भी इसके लिए तैयार हो जाती है। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा शर्माते हुए कह रहा था, अरे क्या बोल रही हो, मैं पहले से ही एक बड़ा लड़का हूँ, समझी। फिर यहाँ से उसी बात हाउस की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो दोनों लड़कियां नहा रही होती हैं। दूसरी तरफ प्लूडियल बताते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लॉर्ड वान हमें और गाँव
वालों को ऐसी लग्जरियस चीज में नहाने का मौका दे रहे हैं। पर टिल उसको बता देती है कि हमारा लोड ऐसा ही है, जिस पर प्लूरियल का कहना है वह सच में सरप्राइज से भरा हुआ है और एक नोबल के लिए यह बहुत अजीब बात है, यहाँ तक कि वह सच में एक बहुत अच्छा बच्चा है। अपने लोड की तारीफें सुनकर टिल उसका हाथ पकड़ने के साथ कहने लगी थी, वह है ना, मैं लोड वान के बारे में घंटों तक बात कर सकती हूँ कि वह कितने कमाल के हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब वह सिर्फ 2 साल के थे तब भी लोड वान पढ़ाई और स्वॉर्डमैनशिप में काफी अच्छे थे। उनके पास किसी भी बड़े इंसान को टक्कर देने जितना नॉलेज था और वह स्वॉर्ड फाइट में ट्रेनिंग ले रहे सभी सोल्जर को हरा सकते थे। साथ ही साथ लोगों के बीच उन्हें बचपन से ही जीनियस माना जाता था। इसके बाद वहाँ पर रात हो चुकी थी। अंदर की तरफ अब वान का नंबर आ गया था और वो मजे लेते हुए कह रहा था, यही तो असली लाइफ है। दूसरी तरफ केमशिन नहाते हुए कहता है, कोई बात है क्या? उसकी इस बात पर वान बताता है कि केमशिन तुम्हारी बॉडी पर तो खूब मसल्स हैं, जिस पर केमशिन का कहना है, तुमको ऐसा लगता है सर डी की तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। इस बात पर वान कह रहा था, कोई भी डी के बराबरी नहीं कर सकता, काश मेरे पास भी कुछ मसल्स होती, साथ ही कड़ी ट्रेनिंग करने का यही तुम्हारा इनाम है। अपने लोड की ऐसी बातों को सुनकर केमशिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सर डी जैसा बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करता हूँ। ये बात सुनकर वान कहने लगा, क्या तुम डी की तरह बनना चाहते हो? पर ऐसा कभी नहीं होने वाला। उसी वक्त वहाँ पर डी आते के साथ कहने लगा, क्या हम लड़के भी तुम्हारे साथ नहाने आ सकते हैं? अपने सामने डी को देखकर वान काफी ज्यादा घबराते हुए बताता है कि मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। और वो वहाँ से निकल पाता उससे पहले ही डी उसके कंधों पर अपना हाथ धरने के साथ कहता है, अरे अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, चलो सब कुछ खुलकर बात करते हैं और अपने रिश्ते को और गहरा बनाते हैं। जब हम साथ नहाते हैं तो हमारे दिल और शरीर दोनों में आग लग जाती है। इसके बाद यहाँ से वान के बेडरूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो अपने बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, कुल मिलाकर नहाना बहुत अच्छा रहा और आखिर में मैं अपने छत के नीचे सो पाऊंगा। फिर वो अपने बिस्तर पर लेटने के साथ बोला, यह कितना मुलायम है, आखिर मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, गुड नाइट। इसके अगले दिन केमशिन जोशली आवाज में बताता है, लॉर्ड वान नाइट ने एक शानदार खाई खोदी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान बताता कि लेकिन मुझे लगता है कि इसे पानी से भरकर खाई बना देना चाहिए और यह डिफेंस के लिए बेहतर हो सकता है। इसी के साथ ही हम पानी का इस्तेमाल नहाने और पीने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अपने पानी के सोर्स को सिक्योर करते हैं। जिसके बाद हमने तुरंत ही पास ही स्पार्टा नदी से पानी लाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही साथ एक ही बारी में कई मीटर तक खुदाई की गई और इस काम को डी, केमशिन और नाइट ने खुदाई करके बड़ी बखूबी से साबित किया। मैं पीछे से उनका साथ दे रहा था और चैनल की दीवार और फर्श को मजबूत कर रहा था। फिर हम डी को देखते हैं जो पागलों की तरह खुदाई कर रहा था, जो देखकर वान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहा, आखिरकार इसमें किसको मजा आ सकता है। उसी वक्त डी सामने की तरफ आते हुए कहता है, 40 साल की एज के हिसाब से वह निश्चित रूप से काफी फुर्तीले हैं। वो बात सुनकर टिल कहती कि यह देखते हुए कि रिवर विलेज से कितनी दूर है तो इसमें काफी मेहनत लगेगी। जिसके जवाब पर वांग बोला, खैर हमें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत तो है ही और यह आसान नहीं होगा, लेकिन सबके साथ मिलकर किसी गोल के लिए काम करना यह मजेदार भी होता है। फिर वो अपने मन में बताता है कि इसके अलावा जब हम इस जगह को रहने के लिए थोड़ा और आरामदायक बना देंगे तो मर्चेंट्स के आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होगी और यहाँ आराम से जिंदगी जीने के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें शायद 1 हफ्ता लगेगा, तो चलो धीरे धीरे करके इसे करते हैं। जिसके बाद वो डी से कहता है कि ठीक है, चलो आज का काम यहीं पर खत्म करते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डी कहा, क्या लेकिन क्यों? अगर हम ऐसा ही करते रहे तो कुछ ही घंटों में विलेज तक पहुंच जाएंगे। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए वान बताता है कि चलो अभी अपनी आंखें खोलकर देखो, केमशिन और बाकी नाइट्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उनकी ऐसी कंडीशन को देखकर डी कहने लगा, और मुझे लगा कि मुझे आखिरकार एक नया ट्रेनिंग मेथड मिल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम इंसान ही नहीं हो। इसके अगले दिन वान उन सभी को बता रहा था, तुम सभी के कंट्रीब्यूशन की वजह से वाटर कनाल का काम पूरा हो गया और पिछले 1.5 दिन काफी थकाने वाले रहे होंगे। मैं तुम सभी का दिल से आभारी हूँ। तभी स्पार्टा ने वो चट्टान तोड़ दी थी जिसने पानी को ब्लॉक करके रखा था। उसके टूटने की वजह से नदी का पानी उनके द्वारा बनाई गई खाइयों में जाने लगा था, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ तो रोने लगे और इस मंजर को देखकर विलेजर्स काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तभी उनमें से कुछ कहते हैं, दोस्तों ये पानी है, ये सच में नदी का पानी है। ये सब देखने के बाद वान कहता है, ये बहुत अच्छे से भर गया है, लेकिन अगर बारिश होती है तो पानी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो जाएगा। हमें साथ विलेज के पीछे एक लेक बनाना चाहिए। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए स्पार्टा बताता है कि ये एक शानदार प्रपोजल है। हम सूखे के समय लेक को रेजर्वोयर के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके इस प्लान की वजह से वान काफी ज्यादा खुश था। तभी टिल सामने की तरफ आते हुए कही, अरे वाह, जिस विलेज में पानी की सप्लाई नहीं थी अब वहाँ पर खुद का पानी का रिजर्वोयर है। तभी केमशिन सामने की तरफ आते हुए बोला, यह पानी सभी गाँव वालों की जरूरत के लिए काफी होगा। रिजर्वोयर का हिंदी में मतलब होता है जलाशय, यानी पानी को काफी बड़े गड्ढे में इकट्ठा करना जिसका इस्तेमाल खेतों में या पीने के लिए किया जा सकता है। उसी वक्त विलेज चीफ वान को बता रहे होते हैं, तुम्हारी वजह से अब हमें पानी लाने के लिए नदी तक इतना दूर पैदल नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। उनकी ऐसी
ऐसी बातों को सुनकर वान का कहना है मुझे खुशी हुई और शुक्रिया अदा देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में कहने लगा मुझे खुशी है कि अब उन्हें आसानी से पानी मिल रहा है, अब विलेज वाले थोड़ी बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। इसके बाद यहाँ सिन घने जंगलों की तरफ आ गया था जहाँ पर एक करवा गुजर रहा होता है। करवा के अंदर की तरफ एक लेडी उस बच्ची से कहती है लेडी अरुद क्या आप जाग रही हैं? उसकी इस बात पर अरुद बताती कि मुझे माफ करना, लगता है मैंने तुमको जगा दिया। ये बात सुनकर वो लेडी उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी क्या तुम ठीक फील कर रही हो और तुम्हारे बाल इतने मुलायम और सिल्की है कि तुम्हें सहलाने से खुद को रोकना मुश्किल है। जबकि अरुद कही आप काफी शानदार हैं लेडी पैनामेरा। अब ये सुनकर पैनामेरा उसको जोर जोर से हिलाते हुए कहने लगी और मुझे लगा था कि मुझ में गोडस जैसी ब्यूटी है और किसी अनमैरिड लेडी को कूल कहने का यही नतीजा होता है। वैसे ठीक है हम अभी विलेज से काफी दूर है इसलिए तुम दोबारा से सो जाओ। और इसी के साथ अरुद पैनामेरा से चिपकते हुए फिर से सो जाती है। इसके बाद यासिन वान की तरफ आ गया था जहाँ पर वो अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वाल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था। साथ ही वो कहता है कि इसी के साथ ही हमारी डिफेंसिव वॉल लगभग पूरी हो चुकी है। साथ ही साथ वो दोनों फिर से टपकते हुए कहने लगे अरे वाह मिट्टी की दीवारों को और भी मजबूत कर दिया गया है। यहाँ तक कि वान अपने मन में कहता कि मैंने स्टोन और अर्थ के साथ मिलाकर कंक्रीट जैसी चीज बनाई और इसी वजह से यह शानदार दीवार क्रिएट हो पाई है। दूसरी तरफ वो मोटू बता रहा था डाकुओं के लिए इन दीवारों को पार करना नामुमकिन है। जो सुनने के बाद वान बोलता है कि लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने विलेज को और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। जो कहने के बाद उसने वहाँ पर काफी सारे बैलिस्टा क्रिएट कर दिए थे जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो अपने बैलिस्टा के बारे में बताते हुए कहता है मैंने उसके सामने एक शील्ड क्रिएट कर दी है ताकि हम एनिमी के अटैक से सेफ रहते हुए एरो को थ्रो कर सकें। इस बात पर टिल कह रही थी तुम अपने प्रोडक्शन मैजिक से सच में हर तरह की चीजें बना सकते हो। उसकी इस बात पर वान बताता है कि हमारा विलेज भले ही छोटा हो लेकिन अब यह असली चार दीवारी वाले टाउन जैसा दिखने लगा है। इस पर डी कहता है कि अब ये कोई नॉर्मल विलेज नहीं रहा, ये एक छोटा फोर्ट्रेस है। इसी वजह से मामूली डाकू किसी भी हालात में हमारी दीवारों को पार नहीं कर सकते। काश लॉर्ड जल्पा को लॉर्ड वान की रियल पावर पता होती। जरा सोचिए अगर वह हेड या एडवाइजर होता तो हाउस पर्टियो कितना तरक्की कर सकता था। उसके सवाल का जवाब देते हुए जल्पा का कहना है अपनी जबान को बंद रखो, लॉर्ड जल्पा सिर्फ कॉम्बैक्ट पावर को वैल्यू देते हैं। उसकी इस बात पर डी बताता है कि लेकिन एस्पाडा क्या तुम देख नहीं सकते लॉर्ड वान की पावर का इस्तेमाल बैटल में किया जा सकता है, वह किसी से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर एस्पाडा कहता है लॉर्ड वान की पावर प्रोटेक्ट करने के लिए है, दूसरे नेशन पर हमला करने के लिए नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डी काफी ज्यादा भड़कते हुए बताता है कि अरे बेवकूफ बैटल सिर्फ सोल्जर के टकराने से नहीं होती। उन दोनों के झगड़े को देखकर वान का कहना है अब हमें उन चीजों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें बस वही करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे जबकि डी जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था जैसा तुम कहते हो लॉर्ड वान, अपनी किस्मत पर उदास रहने से कुछ नहीं बदलेगा और क्या फर्क पड़ता है अगर तुमको इलाके के दूर दराज के कोनों में भेज दिया गया है, तुम जरूर वापसी करोगे और फिर एक दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। उसकी इस बात पर स्पाडा बताता है कि तुम उसे मार्कविस के अगेंस्ट में क्यों खड़ा कर रहे हो और वो दोनों फिर से आपस में झगड़ पाते तभी वान के पेट में से गुड़ की आवाज आने लगी। नेक्स्ट सीन में वान को वहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद आया। तभी टिल का कहना है भगवान को शुक्र है हमारे पास सामान कम पड़ रहा था इसलिए मैं थोड़ी परेशान थी कि तुमको खाना पसंद आएगा कि नहीं। जो सुनकर वान सवाल करता है क्या हमारे पास स्टॉक कम हो रहा है। उसी वक्त एस्पाडा अपनी वाइन को एंजॉय करते हुए कह रहा था विलेज को प्रोटेक्ट करना ठीक है लेकिन उसे रेगुलर इनकम की भी जरूरत होती है। अभी हमारे पास ऐसा करने का एकमात्र जरिया है मर्चेंट जो महीने में एक बार आ भी सकता है और नहीं भी। जिस बात का जवाब देते हुए वान बताता है लेकिन फिलहाल मैं घर और फर्नीचर का इंतजाम कर सकता हूँ। जहाँ तक खाने की बात है मुझे लगता है कि विलेज में सबके लिए काफी फल होंगे। ये बात सुनकर स्पाडा कहता कि हमारे पास मसाले नहीं है और न ही हमारे पास वो चीजें हैं जिससे तुम जो बेक चीजें पसंद करते हो उन्हें बनाया जा सके। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही वो कहा हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो यहाँ विलेज में बेचा जा सके, कुछ भी चलेगा, चलो मुझे अपने सबसे अच्छी आइडिया बताओ। तभी केएमसी ने अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है मुझे पता है जो तुम लकड़ी के ब्लॉक बनाते हो उनके बारे में क्या ख्याल है। पर वो उसके ऑफर को ठुकराते हुए बोला मेरे अलावा इसे और कोई नहीं बना सकता। जबकि टिल अपना आइडिया पेश करती है कि मैजिकल बीस्ट को हंट करने के बारे में क्या ख्याल है, पर वो उसको भी मना करते हुए कहा केवल औरतों का ग्रुप ही उनका शिकार कर सकता है। अब उसकी कड़वी बातों को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा निराश हो चुके थे। जबकि एस्पाडा बताता कि यह पता लगाना कि यह विलेज क्या प्रोड्यूस कर सकता है ये चुनौती भरा साबित हो सकता है। उन सब की राय सुनने के बाद वान काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था। नेक्स्ट सीन में वो मोटा उन सबको बता रहा होता है तुम सच में बहुत किस्मत वाले पर्सन हो लॉर्ड वान, जब मैंने उनसे उन वेपन का टेस्ट रन कराने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वे उन चीजों को गंदा नहीं करना चाहते थे जो उन्हें तुमसे मिली थी। अब ये सुनकर वान उनकी तरफ अपनी गुस्सेल भरी निगाहों से देखने लगता है जो देखकर उन दोनों ने अपना मुंह फेर लिया। जो देखकर वान बताना शुरू करता है मैं तुम्हारी सोच की तारीफ करता हूँ लेकिन यह हमें जानना होगा कि वह वेपन कैसा परफॉर्म करते हैं, नहीं तो जब समय आएगा तो तुम खुद का डिफेंस कैसे कर पाओगे। पर वो दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे। जो देखकर मोटू का कहना
कहना है मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मेरे पास ओर्क नाइट शील्ड है और यह शोल्डर और बैक हाइट की खाल से बनी है। यह टिकाऊ और लचीली दोनों है, इसलिए इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। जिसके बाद केमसिन अपने आप को तैयार करते हुए अपने सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए काफी धीरे से उसकी शील्ड पर वार करता है। जो देखकर वो जोर जोर से हंसते हुए कहा कि मुझे पता है कि तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हल्का सा वार ये ठीक नहीं है। पर वो एकदम से खामोश हो गया क्योंकि उसकी शील्ड का एक टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि वो मोटूलाल अपने शील्ड को देखने के साथ आंसू बहाते हुए कहने लगा, लेकिन मुझे तो अभी अभी यह मिला था। तभी वान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लकड़ी के बने वेपन के हिसाब से यह वाकई काफी ज्यादा तेज है। पर वो उसको आंसू बहाता देखकर अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके शील्ड को ठीक कर देता है। जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी और तो वहाँ पर आते के साथ कहने लगा, यहाँ पर हंगामा क्यों हो रहा है? पर वो अपने सामने वान को देखकर कहता कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, पीछे के फॉरेस्ट वुल्सब्रुक माउंटेन की रेंज में है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसलिए उनमें इतने सारे खतरनाक मैजिकल बीस्ट छिपे रहते हैं। इसी वजह से हमें रेयर और ढूंढने के लिए पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ये वाला आयरन है और हमारे पास कॉपर, सिल्वर और थोड़ा गोल्ड भी है। और तो और ये देखो मिथरल और। ये बात सुनकर वान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगा, मिथरल और ये तो कमाल का है, तुम्हें वह फॉरेस्ट में मिला, लेकिन इससे पहले वह किसी और को क्यों नहीं मिला? उसके इस बात का जवाब देते हुए और तो बताता कि यह एक अंदाजा है, लेकिन यह जगह इतनी दूर और सुनसान है कि शायद नाइट ही अकेले ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी इस इलाके का सर्वे किया होगा। उसकी इस बात को समझते हुए वान कहा, मैं समझ गया, अगर यह बेस में होता है तो माउंटेन खुद ही रिसोर्सेज से भरे होंगे। जिसके बाद वान उसके रेयर और का इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है, जिसके लिए और तो तैयार हो गया था। इसी के साथ वान अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस और को एक क्यूब में बदल देता है। जो देखकर वो मोटा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि वान बता रहा था, मैंने इम्प्योरिटी को हटाने के लिए इसे मेल्ट नहीं किया क्योंकि मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि ये असल में कितना प्योर है। दूसरी तरफ मोटू काफी ज्यादा क्यूरियस होने के साथ बोला, लॉर्ड वान क्या तुम मुझसे मेरे लिए एक सोर्ड बना सकते हो? जिसके लिए वान भी तैयार हो गया था। जो सुनकर वो मोटू काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है, तो मुझे एक लंबा और एक छोटा चाहिए प्लीज। वहीं पर खड़ा औरतों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको सोर्ड का शौक कब से लग गया, पर इसको कौन बताए, वान के द्वारा बनाए गए इस सोर्ड के हल्के से वार से ही उसकी शील्ड के 2 टुकड़े हो चुके थे। उसी वक्त वान अपने रिचुअल को शुरू करते हुए अपने मन में कहा, मेरा पहला मेथड का वेपन इतना खास नहीं था, पर इसका ब्लेड कटाना के ब्लेड जैसा मोटा है, लेकिन मैं इसकी धार को जितना हो सके उतना पतला बनाऊंगा। इसलिए मुझे मटेरियल की डेंसिटी का ध्यान रखना होगा और मुझे इसे जितना हो सके उतना कंप्रेस करना होगा। जो कहने के बाद उसने एक शानदार सोर्ड तैयार करके मोटे को थमा दी थी। साथ ही वो बताता है, क्योंकि तुम मेरे पहले कस्टमर हो इसलिए मैंने इसे और भी ज्यादा फैंसी बनाया है। जो लेने के बाद वो मोटा काफी ज्यादा खुश हो चुका था। यहाँ तक कि वान ने उसकी छोटी सोर्ड को तैयार कर लिया था। अब बारी आ गई थी उसकी लंबी सोर्ड की। पर जब वो उसको तैयार कर रहा था तो आसपास के लोगों की बातें उसको डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन वो अपने रिचुअल को शुरू करने के साथ कहा, दोस्तों प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, मैं यहाँ पर एक शानदार लॉन्ग सोर्ड बना रहा हूँ। इतनी बड़ी सोर्ड को देखकर उस मोटे की खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ तक कि उन तीनों को भी वान की असली पावर का पता चल चुका था, इसलिए वो लाइन में लगते हुए कहते हैं, लॉर्ड वान मुझे भी वैसी ही लंबी सोर्ड चाहिए और मेरे लिए एक छोटी तलवार। उन तीनों की ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि ये क्या है, क्या तुम जैसे फुल टाइम एडवेंचर करने वालों को इतना पसंद आया? खैर तुमने इतना सारा और इकट्ठा किया है तो मैं इन्हें तुम्हारे लिए मुफ्त में बना दूंगा। दूसरी तरफ प्लूरियल उसके सोर्ड को अच्छे से देखने के बाद कह रही थी, जब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं कर लेते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी कीमत पर बिक सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहा, ओह क्या ऐसा है, तो फिर अगर मैं मिथ्रिल से बनाऊं तो कैसा रहेगा? उसी वक्त एक्सपार्डा उस मिथ्रल को अच्छे से देखने के बाद बताना शुरू करते हैं, मिथ्रल सच में एक रेयर चीज है। जंगल में इस तरह का मेटल मिलना बहुत अजीब बात है, लेकिन अगर आसपास कोई डंजन हो तो ऐसा हो सकता है। ये बात सुनकर मोटू बता देता है कि किसे पता, क्योंकि इस इलाके का ठीक से मैप नहीं बनाया गया है। जबकि एस्पार्डा बताता कि लॉर्ड वान अगर कोई डंजन मिल जाता है तो सब कुछ बदल जाएगा, लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। इस पे वान कह रहा था, एक अनडिस्कवर्ड डंजन, अगर सच में उसे ढूंढ पाए तो मजा ही आ जाएगा। दूसरी तरफ एस्पार्डा का कहना है, डंजन ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं और नेशनल ट्रेजर मिलते हैं। आमतौर पर जब गिल्ड को किसी नई डंजन के बारे में पता चलता है तो वे पास के टाउन या विलेज में एक गिल्ड पोस्ट बना देते हैं। अब ये सुनकर वान काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है, अगर हम इसकी रिपोर्ट करते भी हैं तो भी हमारे पास ज्यादा लोग रखने के लिए रिसोर्स नहीं है। जो सुनने के बाद एस्पार्डा बोलता है कि साफ तौर पर एडवेंचर करने वाले मर्चेंट और नाइट आएंगे, इसी वजह से विलेज में उन्हें सपोर्ट करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट, फैसिलिटीज या खाना नहीं है। फिर वह कह रहा था, यह भी हो सकता है कि कोई नेबरिंग नेशन डंजन के मुनाफे पर कब्जा करने के लिए हमला कर दे, और उससे पहले मुझे लगता है कि काउंट फर्डिनेट के ही कुछ करने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अब ये सुनकर औरतों कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमें इसकी तलाश नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर प्लूरियल कहने लगी, लेकिन अगर हमें कोई मिल जाए तो क्या वे हमारी मदद के लिए नाइट्स को नहीं भेजेंगे? इस बात का जवाब देते हुए वान बोला, मैं हाउस पार्टियों के लिए बस एक परेशानी हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि इस जगह पर कोई वैल्यू चीज है तो वो
मुझे फिर से दूर भेज देंगे, जिस पर प्लूरियल बताती कि फिर तुमको डंजन की रिपोर्ट करने से पहले इस विलेज का नाम रखना होगा, तब हाउस पट्टियों के एलियस के बारे में कुछ भी करना मुश्किल होगा। ये बात सुनकर और तो कहता है कि इसलिए रिपोर्ट इकट्ठा करते समय हम उन सभी जगहों से बचते हैं जहाँ डंजन होने की पॉसिबिलिटीज होती है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर वान कहने लगा, अगर वे उस डंजन को ढूंढने के बारे में बताते हैं तो इसमें उनका और भी ज्यादा फायदा होगा, इसलिए आप लोगों का शुक्रिया। तभी यहाँ सीन कट होकर विलेज की तरफ आ गया था, जहाँ पर वान घूमते हुए कह रहा होता है, सभी के घर ठीक ठाक लग रहे हैं, अभी के लिए इतनी मरम्मत काफी होगी। उसी वक्त टील सवाल करती है, लॉर्ड वान तुम्हारे पास कभी भी मैजिक की कमी नहीं होती है ना? जिसका जवाब देते हुए वान बताता है, तुम्हें पता है मैं थक जाता हूँ और जब मैं थक जाता हूँ तो मैं खुद पर जोर नहीं डालता। ये बात सुनकर टिल कहते कि मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी कुछ बनाना बंद करते देखा है। और वो दोनों वहीं पर बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक बंदा भागते हुए कह रहा था, वो आ रहे हैं, आर्मर लिजर्ड हमारी तरफ ही आ रहे हैं, साथ ही साथ वे मेन रोड से आ रहे हैं, दीवारों के पीछे छिप जाओ। उसी वक्त वान उन सबको तुरंत कमांड देता है, पुल उठाओ और गेट पर बैरिकेड लगा दो। पर ये सब करने के बाद भी वो लोग काफी ज्यादा घबरा रहे थे। उसी वक्त वान सामने की तरफ आते हुए कहने लगा, मुझे पता है कि आप सब फाइट से डर रहे हो सकता है कि आपको चोट भी लग सकती है, लेकिन यह एक जरूरी फाइट है जिसमें सबकी जान दांव पर लगी है, इसलिए मैं आप सभी के लिए लड़ूंगा, लेकिन मैं अकेले सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे अपनी ताकत दें, चलो हम सब मिलकर इस विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी के साथ इस क्रिटिकल मोमेंट के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं आपके लिए ये वाला एपिसोड लेके आ रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे भर भर के कमेंट करने के बाद लाइक कर दे। साथ ही साथ कुछ वीडियो के मैंने एक्सप्लेनेशन अभी नहीं की है, तो मैं उनको जल्दी ही करके अपलोड कर दूंगा। तो अब नई मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।